ना अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग हम लोग आज एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अप्रैल 2019 का ही पेपर है। सो पास्ट पेपर्स को जरूर प्रीफर करना, कोई भी एग्जाम हो तो पास्ट पेपर प्रीफर करना बहुत सही चीज है, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे ऑफ पैटर्न क्या होता है। करेक्ट। चलिए तो आज हम लोग 2019 अप्रैल 2019 का पेपर सॉल्व करते हैं। सो नाउ हियर वी हैव सेक्शन ए, जिसके अंदर क्या पूछा जाता है आपको, आपके एमसीक्यूज रिगार्डिंग आएंगे क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया हुआ यहाँ पे, मोटर व्हीकल इज एन एग्जांपल ऑफ आइदर करंट एसेट, लिक्विड एसेट, फिक्स्ड एसेट और वी कैन से वेस्टिंग एसेट। मोटर व्हीकल, सीधी सी बात है, यहां पर क्या आगे और कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, मोटर व्हीकल इज एन एग्जांपल, दैट्स इट। क्या यहां पर ऐसा है कि मोटर व्हीकल इज परचेज्ड फॉर माय सन और फॉर माय वाइफ और फॉर माय पेरेंट्स दिया हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है। दैट मींस ड्राइंग्स का तो मतलब है ही नहीं। इन शॉर्ट, अब मोटर व्हीकल क्यों लिया होगा? हर कंपनी में एक गाड़ी जरूरी होती है, ऑफिस यूज के लिए सिर्फ उन्हीं का स्टाफ यूज करेगा। सो ये तो एसेट तो हुआ ही बराबर। तो ये करंट एसेट है, क्या आप एक ही साल में लेके फिर बेच दोगे? बिल्कुल नहीं। लिक्विड एसेट है, इसे डिसॉल्व कर पाओगे? नहीं। फिक्स्ड एसेट है, परफेक्ट। ये कैसा है? फिक्स्ड एसेट। व्हाई? क्योंकि ये मोर देन 1 ईयर से ज्यादा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए चलता है। सो दैट योर आंसर वुड बी यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर अ पर्पस, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ऐसे थोड़ी कोई भी कंपनी रिजर्व करा कर देगी, तो चलो हम रिजर्व करते हैं, कोई ना कोई पर्पस होगा कि आइदर हम यहां पर एक इन्वेस्टमेंट करना है, हमको फ्यूचर में आइदर कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम आज से रिजर्व करेंगे। या फ्यूचर में हमें कोई पार्टनर लेके आना हो तो उसके लिए हम अभी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिजर्व बना के रख रहे हैं। कोई मशीनरी लेनी हो उसके लिए रिजर्व बनाएंगे एंड एक्सेट्रा। ठीक है। दैट मींस इन शॉर्ट क्या बोला गया है कि स्पेसिफिक कोई ना कोई कारण होता है रिजर्व बनाने का, बराबर। चलिए now here out of the following on which asset depreciation will be charged? किस पे चार्ज होता है? इन शॉर्ट एक चीज याद रखना, हमेशा डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट पे, किस पे? फिक्स्ड एसेट पे ही चार्ज होता है। किस पे? फिक्स्ड एसेट। यहां पर क्या डेटर्स एसेट तुम्हारे? नहीं। इन्वेस्टमेंट यहां पर तुम्हारा है यहां पे? बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक की बात करें? नहीं। देन क्या बचा है? मशीनरी। यस, ये क्या है हमारा? फिक्स्ड एसेट। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मशीनरी। करेक्ट। देन in the absence of partnership deed, a partner who has advance loan will get interest। अब यहां पर क्या बताया गया कि पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, बट इफ अगर किसी पार्टनर ने एडवांस लोन दिया है तो क्या उसे इंटरेस्ट रेट मिलेगा? सो पार्टनरशिप डीड में तो नहीं है, पर एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग क्या बताया गया था कि इफ अगर किसी पार्टनर ने अगर लोन दिया है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको 6% पर एनम के अकॉर्डिंग उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जितना उसने पर्टिकुलर अमाउंट का लोन दिया है उस अमाउंट पे। ओके। सो नाउ द अमाउंट ऑफ गुडविल brought in by incoming partner of his and her share between partners in कौन से रेशियो में यहां पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? बेसिकली पार्टनर जब न्यू गुडविल लेके आ रहा है तो पुराने पार्टनर उसे कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? बहुत बार हम लोग कर चुके से सैक्रिफाइस रेशियो है। वो क्या है? सैक्रिफाइस रेशियो। करेक्ट। देन now in the following cases a court may order partners to dissolve his firm or we can say company। so in basically चार में से ऐसे कौन से रीजन होंगे कि जिसके अंदर कोर्ट इंटरफेयर करता है और सामने से बता रहा है कि आपको आपकी फर्म बंद करनी पड़ेगी और वी कैन से कंपनी बंद करनी होगी। सो फर्स्ट
When the business becomes unlawful, that means गैर कानूनी. Okay. When all partners excepting one die, सब है लेकिन उसमें से कोई एक मर गया है. When any one of the partner give a notice in writing to the other partner कि भाई एक ने नोटिस दे दी कि फॉर्म बंद करना. चलो ठीक है. When a partner becomes unsound mind, अनसाउंड का मतलब क्या होता है कि मेंटली तौर से वो सही नहीं है, मतलब दिमागी संतुलन हिल गया उसका, कुछ हुआ होगा ऐसा. सो क्या इन चारों में से ऐसे कोई आपको लग रहे कि जिसके अंदर कोर्ट इंटरफेयर करे और आपकी पार्टनरशिप को एंड आपकी फर्म को बंद कर दिया जाए? कौन सा रीजन होगा? वन ओनली एक ही यहां पर हो सकता है सिर्फ. क्या? When the business becomes unlawful, है ना? इफ अगर पार्टनर में किसी की एक की डेथ हो गई है तो कोई बात नहीं, बाकी के तो है ना? ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि बंद ही करना पड़ जाए, क्योंकि पार्टनर पे सब कुछ थोड़ी था, बराबर. साथ ही साथ अगर किसी पार्टनर ने नोटिस दिया हुआ है तो यहां पर डिक्लेयर तो नहीं किया है, नोटिस दिया है, चर्चा होगी, सोचेंगे. देन अनसाउंड माइंड, कोई एक पार्टनर है जो अनसाउंड माइंड हो गया है, पागल हो गया है, बाकी के तो है वो बिजनेस टेक ओवर कर लेंगे. ठीक है. लेकिन इफ अगर आपका बिजनेस अनलॉफुल है, गैर कानूनी, तो उसको आप बंद करना ही होगा, बराबर. चलिए. Then when capital of partner is fixed, share of general reserve will be shown on the credit side of the capital account. बराबर. कैपिटल अकाउंट किन साइड पे आता है? क्रेडिट साइड पे आता है. याद करो जल्दी. जनरल रिजर्व, पार्टनर्स का जो जनरल रिजर्व है वो हम लोग क्या करते थे? ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे. आप लोग जल्दी एडमिशन के टाइम की बात बताऊं. एडमिशन के टाइम पे ओल्ड पार्टनर्स में उनका जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता था. सेम ऐसा ही रिटायरमेंट के टाइम पे सभी पार्टनर में अगेन ये चीज सारी डिस्ट्रीब्यूट होती थी. किधर साइड आता था? डेबिट क्रेडिट साइड पे, है ना? उनके एज पर उनके रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो के अकॉर्डिंग उन्हें दे दिया जाता था. कब? रिटायरमेंट के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे. कौन? एग्जिस्टिंग पार्टनर. चलो नेक्स्ट आ जाओ. नाउ हियर X and Y are partners sharing profit in the ratio of 4:3. Now here Z is admitted as a new partner. यहाँ पर Z नाम तो कोई है जो न्यूली एडमिट हो रहा है. वो कितना शेयर लेके आ रहा है भाई? 2/7 शेयर वो लेके आ रहा है. नाउ आगे क्या बताया? Which he acquires equally from X and Y. अब यहाँ पर वो क्या बता रहा है कि भाई मैं तो मेरा शेयर लेके आ रहा हूँ, लेकिन जो मुझे इनकी तरफ से हिस्सा मिलेगा वो कैसा होगा? ना मैं X के पास से ज्यादा लेना चाहता हूं, ना Y के पास से ज्यादा लेना चाहता हूं, दोनों के पास से इक्वली मुझे चाहिए. क्या बोल दिया गया है? ऐसा भाई मुझे इक्वली यहाँ पे चाहिए. सेम ऐसे ही सारे सम हम ऑलरेडी आपके सब्जेक्ट में जो बुक है उसी के अंदर से कर चुके हैं, इलस्ट्रेशन में दिए हुए. सो दिया हुआ X and Y. नाउ द क्वेश्चन इज द न्यू प्रॉफिट रेशियो विल बी. यहाँ पर आपको न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या है वो ढूंढना होगा. करेक्ट. चलिए तो देख लेते हैं किस तरीके से ढूंढा जाएगा. चलिए हैंडराइटिंग थोड़ा समझ लेना, क्या ना, इतनी भी खराब नहीं होगी. चलिए क्या हुआ है? देखिए ये तो अगर आपको एमसीक्यूज दिया हुआ है तो आपको एमसीक्यूज में कोई एक्सप्लेनेशन इस तरह समझाने की जरूरत नहीं है. बट स्टिल अगर यही क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जाए थियरी के सामने, तब आप इस तरीके से ही एक्सप्लेनेशन देंगे. बराबर. प्रॉपर फॉर्मेट है, इसके आगे आपको और कुछ नहीं करना है. सेम यही सेंटेंस स्टैंजा आपको लिखने हैं. दैट्स इट. सो ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर X और Z है, उनका ओल्ड रेशियो 4:3. दैट मींस 4/7 एंड 3/7. सेंटेंस बताओ. therefore Z is admitted as a new partner for 2/7 share. then X and Y each sacrifice. अब यहां पर each sacrifice है. सो कितना शेयर थे भाई? 2/7 कौन ला रहा था? Z ने एक चीज बोली थी कि भाई मैं दोनों के पास से कैसा लूंगा? इक्वली. सो टोटल कितने हैं ये? X और Y टोटल 2 है. एक के पास से क्या लेगा? 1. दूसरे के पास से भी 1. सो टोटल कितना हो गया? 1/2. 1 मतलब X जो Z है, एक के पास से कितना लेगा? 1 लेगा. टोटल ऐसे कितनी बार लेगा? तो 2 जन है तो 2 बार होंगे. ठीक है. मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या जाएगा आपका? 2/14.
आंसर क्या आया 2/14। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज न्यू रेशियो। फॉर्मूला क्या होगा जल्दी से, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। जल्दी, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। फॉर्मूला ऐसे तुरंत याद आनी चाहिए आपको इस टाइम पे। सो ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। नाउ पार्टनर्स जो है, सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका नाम आएगा x न्यू शेयर्स, सो y इज न्यू शेयर एंड द न्यू शेयर, करेक्ट। सो x न्यू शेयर में ओल्ड रेशियो क्या था उनका 4:7 माइनस 2/14। हर एक को मालूम पड़ गया दोनों को कि भाई इंडिविजुअली कितना शेयर करना होगा। 2/14 आया तो भाई 2/14 x और y को बांट लेना है। सो कितना आ गया 6/14। सेम वैसे ही y शेयर के रिगार्डिंग करेगा। सो 3/7 माइनस 2/14 यू विल गेट 4/14। किस तरीके से आया ये मत पूछना, भी यहाँ पे एलसीएम लिया है, डेट सेट और कुछ नहीं है, ठीक है। दोनों के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एलसीएम है, करेक्ट। चलिए ना, अब आपको न्यू रेशियो क्या मिल गया है वो बता दो एक बार। सो न्यू रेशियो इक्वल टू x y और z, 6/14, 4/14 एंड 2/7। 2/7 मतलब ये कहां से आ गया, z अपना शेयर लेके आ रहा था, क्वेश्चन के अंदर पढ़ा स्टार्टिंग में कि वो 2/7 शेयर लेके आ रहा था, करेक्ट वही है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, हमने लेक्चर के रिगार्डिंग एक चीज पढ़ी थी कि डिनोमिनेटर मुझे कैसे चाहिए, इक्वल चाहिए। क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, नहीं। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे आपका स्टेप क्या होगा, दैट यू शुड हैव टू टेक एलसीएम, ठीक है। क्या लेना होगा आपको यहाँ पे इस टाइम पे, एलसीएम लेना है, ठीक है। सो एलसीएम लिया तो आपका एलसीएम क्या आ गया है 14, करेक्ट। सो 14 के टेबल के हिसाब से रख दो, 14 14 14। नाउ 7 के टेबल में 14 कब आता है, 2 जा into 2। 14 के टेबल में 14 1 जा, 14 के टेबल में 14 1 जा, करेक्ट। ये तो बेसिकल चीज है। सो कितना आ गया 6/14, 4/14 एंड 4/14। डिनोमिनेटर सेम है, सो सिर्फ रेशियो लिख दूं। सो द न्यू रेशियो विल बी 6:4:4। क्या ये और शॉर्ट हो सकता है, बिल्कुल 2 के टेबल से ये और कट जाएगा, डिवाइड बाय 2। नाउ द रेशियो वुड बी 3:2:2। क्या मिल गया आपको 3:2:2। सो कहां आपका आंसर, ये 3:2:2। एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर एक जरूर चीज देखना कि आप जब सॉल्व कर रहे हो तो क्या आपका जो न्यू रेशियो आया है वो और शॉर्ट हो सकता है, बराबर। क्योंकि बेसिकली देखिए उस तरीके से ही पता चले, अगर अभी मेरा जैसा आया था आंसर 6:4:4, यही देखता अरे यार इसमें तो है ही नहीं, शायद मेरा रॉन्ग है, अरे ये डिवाइड हो सकता है, बराबर। ये यहाँ पे एकदम लास्ट स्टेप में आपको आंसर दिया हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए ना, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। भाई मिनिमम कितनी चाहिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, कम से कम 2007 तो चाहिए, ठीक है। 7 मेंबर्स चाहिए मिनिमम। देन give the meaning of fixed asset given 2 examples of fixed asset। चलिए इसके रिगार्डिंग देखिए, आपको अपनी बुक्स में भी मिल जाएगा, लेकिन साथ में यहाँ पर मैंने अलग से एक जगह बता दिया गया है। सो a fixed asset is a long term tangible piece of property or equipment that a firm owns and use in its operation to generate income, करेक्ट। तो ये आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि इस तरीके से लिखा जाए, ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, बट द वे ऑफ मींस कि अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल जरूर देना, कहीं पर अगर पूछा जाए या ना पूछे, लेकिन स्टिल यू हैव टू गिव वन एग्जांपल, ओके। सो एग्जांपल क्या हो जाएगा फिक्स्ड एसेट का, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस फर्नीचर एंड एक्सेट्रा, करेक्ट। देन कम टू द नेक्स्ट 11, the profit for the last 4 years of the firm were as follow। दे दिया गया आपको कुछ 4 साल का, आपको बता दिया गया कि फर्म को क्या हुआ है। तो स्टार्टिंग पीरियड में 60,000 में प्रॉफिट है, 16-17 में 40,000 प्रॉफिट, देन 17-18 में लॉस हो गया है। इफ अगर लॉस नहीं भी लिखा होता ब्रैकेट में है तो अंडरस्टैंडेबल है कि ये क्या था, लॉस।
then 18-19 it necessary as 40,000 rupees बराबर। चलिए कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2-year परचेज और फॉर 4-year एवरेज प्रॉफिट। आपको बता दिया गया है तो सेम वैसा ही कर लो भाई। मेथड कौन सी है? एवरेज प्रॉफिट है, जैसी बताई गई है वैसे ही अप्लाई करना। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइज प्रॉफिट, ठीक है। नंबर ऑफ हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड देखी हुई है, तो जो आपको पूछी जाए उस टाइम पे आपको वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर लाना होगा, करेक्ट। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट का रिगार्डिंग है तो एवरेज प्रॉफिट से ही करेंगे हम लोग। सो फॉर्मेट प्रॉपरली आप बनाएंगे, बॉक्स कंपलसरी होना चाहिए, ईयर, प्रॉफिट, रुपीस की साइन क्योंकि रुपीस है। सो लिखो इस तरह से फॉर्मेट में, टोटल करोगे इसका, टोटल में एक चीज याद रखना 20,000 का लॉस था तो इसको आप माइनस करोगे, ओके। सारी चीजें प्लस बाकी एक माइनस, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि हम सारी वैल्यू को ऐड कर देंगे तब आपका टोटल कुछ 140 हो जाएगा, है ना, जो रॉन्ग है। एग्जामिनर यहीं पर आपको चेक कर लेता है कि कितना आता है, बराबर। चलिए एंड वन ऑफ द थिंग, देखिए यहां पर मैंने क्या पेन अलग ली हुई है, क्यों? क्योंकि ताकि अच्छे से समझ आए इसलिए। बट एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, एक ही पेन से लिखो, ब्लू पेन, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि जितनी बार आप पेन चेंज करोगे, बराबर। एक ही पेन से इस्तेमाल करना है, ओनली वन ओनली ब्लू पेन। एंड आपके जितने भी टेबल होंगे कंपलसरी पेंसिल से यूज करना, भले पेंसिल दिखे या ना दिखे, तो इस तरीके की पेंसिल लेके जाओ जो दिखे, बराबर। कंपलसरी पेंसिल से यूज करना, अदरवाइज पेन यूज किया तो एग्जामिनर ने अपना रेड पेन यूज किया और फिर शायद आप भी चाहते नहीं हो। चलिए देन एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला पता होनी चाहिए, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। सो टोटल प्रॉफिट इज 1,20,000 and the number of year is 4, so you will get the average profit, that is rupees 30,000, rupees की साइन कंपलसरी। नाउ देन नेक्स्ट क्या बोला गया था कि भाई गुडविल की अमाउंट क्या है। सो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, दैट इज 30,000। व्हाट यू विल गेट बाय एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स इज 2, so the goodwill value is rupees 60,000। दैट्स इट, यहां पर आपका आंसर भी कंप्लीट हो गया। जो चीज चाहिए थी वो बता दो। आइदर आप दो तरीके से बता सकते हो, या तो डबल डैश करो या अदर बॉक्स प्रिपेयर करो। बॉक्स और डबल डैश से क्या होगा कि एग्जामिनर को फटाक से कुछ चीज जल्दी दिखती है ना, कंसंट्रेशन। आप लोग भी ये चीज देख रहे थे, लेकिन जो डबल डैश है उसको देख के एकदम से एकदम अट्रैक्शन आ जाता है कि अरे ये कुछ है। सेलेक्ट, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। सो 12th नंबर, NM Limited forfeited 800 shares of 50 rupees each. Now here issued at premium of rupees 10 each. 10 रुपए के प्रीमियम पे दिया था, to be received at the time of allotment, कि भाई जो 10 रुपए का प्रीमियम था वो अलॉटमेंट के टाइम पे उनको मिल चुका है। Then on which final call of rupees 20 per share was not received. इन शॉर्ट आप समझ रहे हो कि यहाँ पे फाइनल कॉल जब हमने मंगाया 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तब उनको बाकी के पैसे तो मिले ही नहीं। दैट मींस 50 रुपीस टोटल था, इस पे 10 रुपए प्रीमियम, दैट मींस कंपनी टोटल कितना मंगा रही थी 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम, जिसमें से 10 रुपए तो कंपनी को मिल गए, बराबर। यहां पर जैसा बताया गया स्टेटमेंट में वैसा है, कंपनी को 10 रुपए मिल गए। कंपनी को कितने नहीं मिले भाई? 20 रुपए है पर शेयर जो नहीं मिले, 20 रुपए नहीं मिले, तो इसका मतलब बताओ कि एग्जैक्ट कंपनी को कितने मिल चुके होंगे? सीधी सी बात है 30 रुपीस होंगे, है ना, 30 रुपीस होंगे। इन दोनों का डिफरेंस है ना, 10 + 20 - 60 कितना, सॉरी 30 रुपीस जो है कंपनी को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पे पर शेयर रुपीस मिल चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आगे क्या बता रहे हैं? These shares were reissued at 40 rupees per share, और जिसमें फुल्ली पेड अप है, दैट मींस उनको पूरे पैसे मिल गए। एक चीज का ध्यान रखना, कंपनी की एक्चुअल क्या थी 50, अब कंपनी कितने पे इशू कर रही है 40 पे। दैट मींस कंपनी यहां पर क्या दे रही है
डिस्काउंट दे रही है, डिस्काउंट पे इशू कर रही है। कैसे पता चल गया कि भाई पहले कंपनी ने 50 पे इशू किए थे, बराबर, लेकिन सर्टेन केसेस पे ऐसे कुछ अमाउंट नहीं है, तो कंपनी ने वापस से वही सब शेयर 40 रुपीस पर शेयर के हिसाब से इशू कर दिए। दैट मींस कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे 10 रुपीस का यहाँ पे कंपनी ने डिस्काउंट दिया है। क्या किया है, डिस्काउंट दिया है। क्लियर? सो जर्नल एंट्री आपको इसकी प्रिपेयर करनी है। पास जर्नल एंट्री ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स। सो हियर यू हैव जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से ही लिखी जाएगी, बट एक ही पेन से लिखना है। ओके, सो जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। सो फर्स्ट एंट्री क्या होगी कि भाई किस तरीके से हम जितने शेयर्स लेके आए थे जो फोरफिटेड हो गए, पहले वो दिखाओ। देन पॉइंट आता है हमारा रीइश्यू का। सो शेयर कैपिटल अकाउंट 8800 into 50, so you will get 40,000 to share forfeited account 30,2400 to final call 800 into 20, बराबर 16,000 रुपीस आ गए। सर यहाँ पर आपने प्रीमियम का पॉइंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्रीमियम तो हमको ऑलरेडी मिल चुका है, तो उसको यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं होगी। ओके, देन आपने क्या किया भाई, कुछ पर्टिकुलर शेयर है जिसके आपने री इश्यू किए, है ना, पर्टिकुलर कुछ शेयर थे जिसको आपने क्या किया, बाद में री इश्यू किया है, बराबर। सो री इश्यू की अमाउंट क्या हो जाएगी यहाँ पे, चलिए री इश्यू की अमाउंट क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट 800 into 40 32,000, शेयर फोरफिटेड अकाउंट 800 into 10 8,000, बराबर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपीस, करेक्ट। Reissue of 800 shares, forfeited share, reissued at discount। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि भाई आपको कैपिटल रिजर्व में आपको ये अमाउंट ट्रांसफर कर रही है, करेक्ट। नेक्स्ट अमाउंट क्या हो जाएगी कि आपको यही पर्टिकुलर अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करनी होगी। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अब यहां पर कितनी अमाउंट आएगी, अमाउंट में थोड़ा वेरिएशन है। सो शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट देखिए पहले आपके पास कितनी थी 24,000, इसमें से 8,000 में लेस कर देता हूं, कितनी 8,000 रुपीस यहाँ पे लेस कर दूं तो एक्चुअली कितना जाएगा फिर, कितना आगे ट्रांसफर होगा 16,000, कितना होगा 16,000। कंपनी के पास कितना था 24,000 पहले से मिला हुआ था, 8,000 का कंपनी ने यहाँ पे डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पे अमाउंट क्या जाएगी 16,000 की, कौन सी आ जाएगी 16,000 की यहाँ पे अमाउंट आएगी, है ना। आप कैपिटल रिजर्व में अब उतनी ही पर्टिकुलर अमाउंट रिजर्व करेंगे, सो कितने आ जाएगी 16,000, करेक्ट। चलिए give the meaning of depreciation, explain in the brief cause of depreciation। 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पूछा गया है, तो आप 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे भी। सो मॉड्यूल 3 चैप्टर नंबर 14 डेप्रिसिएशन में आपको यहाँ पे सिर्फ एक मीनिंग बता दिया गया है। डेप्रिसिएशन मींस डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू यूज, पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। सो बाकी की जो कॉजेस है आपको पेज नंबर 4 एंड 5 पे आपको इजीली मिल जाएंगे, सो वहां से आप ये कवर अप कर सकते हो। ओके, सेम वैसे ही अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 14 जिसका वेटेज देखिए यहाँ पे आपको इजीली बताया जा रहा है 5 मार्क्स का है ना। सो P, Q and R are partners in the firm. Now here P dies. Okay, now P dies. So P legal representative are not clear about the amount that they can claim apart from the credit balance of P's capital account. Now explain them by giving any 5 items for which they can entitled to. In short क्या बताया जा रहा है, P, Q and R ये सब पार्टनर थे, जिसमें से P की क्या हो गई है डेट। सो अब P के जो भी लीगल हायर होंगे, है ना, जैसे P सपोज कोई पर्सन था, उसके जो मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची एंड ऑल जितने भी हैं, या उसकी वाइफ बच्चे जो है, तो अब वो सब क्या हो गए लीगल हायर हो गए। दैट मींस P के रिगार्डिंग जितनी भी इनकम होगी, उसके शेयर्स होंगे, उसका कैपिटल जो होगा सब इन पार्टनर्स के फॉर्म में ही होगा। सो अब वो लीगल हायर है, तो क्या क्या चीजें उन्हें मिलनी चाहिए
है ना, तो किस चीज का क्लेम करे कि भाई ये हमारे जो पी नाम का पर्सन है ये उसका है, तो ये हमको दे दो, उसके हिस्से का है तो वो हमें चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है किसके रिगार्डिंग। सो यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट बता दिए गए कि नंबर ऑफ पॉइंट्स है। सो मॉड्यूल 4 के अंदर चैप्टर 24 रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स चैप्टर में आपको पेज नंबर 334 के अंदर पॉइंट नंबर 24.7 करके हमारे जो पॉइंट्स होते हैं ना सेम, उसके अंदर आपको इसका पूरा आंसर मिल जाएगा। करेक्ट ना, आंसर मिल जाएगा डजंट मीन कि आपको वही पूरा लिख देना है, थोड़ा सा उसे आपको वे ऑफ प्रेजेंटेशन देना होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। करेक्ट, अब ये स्टैंडर्ड में आ गए तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन सिखाने की जरूरत तो मेरे ख्याल से नहीं होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे। Apurva and Vaishnavi are partners in a firm. On 1st April 2018, their capital were rupees 60,000 and 40,000 respectively. Okay, now the profit for the year ended 31st March 2019 was 45,000. Okay, now the prepared profit and loss appropriation account for the year ended on 31st March 2019 showing the distribution of profit if they will share profit in the ratio of 3:2. Then interest will be allowed on capital 10% per annum. Okay, interest on drawing will be charged at rate 6% for the full year, and approver will get salary of rupees 1,000 per month. यहाँ पर देखना सिर्फ कंफ्यूजन हो जाता है कि पर मंथ है या पर एनम है। Then Apurva and Vaishnavi drawings during the year amounted of rupees 10,000 is taken by Apurva and 8,000 is taken by Vaishnavi respectively during the year. Correct? So profit and loss appropriation account बनाएंगे इसके रिगार्डिंग हम लोग। चलिए बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये सो सबसे पहले आपका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि भाई जितने भी एडजस्टमेंट है पहले उसको एडजस्टमेंट में क्या है, फर्स्ट वाला आपको रेशियो बताया 3:2। ओके डन। नेक्स्ट क्या बताया, इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन 10% ऑन कैपिटल। कैपिटल कितना है 60 एंड 40। सो नोट की तरह प्रिपेयर करो, है ना। नोट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एस एंड बी, ए और बी अप्रूव एंड वैष्णवी। वहां पर अगर आप नोट बनाते हो तो पूरे फुल नेम देना। सो 60,000 into 10 by 100, 10%. So Apurva will eligible for 6,000 rupees would be get and Vaishnavi is eligible for rupees 4,000. करेक्ट, ये अमाउंट मिल गई। अमाउंट को आप लिखेंगे डेबिट साइड पे। फॉर्मेट आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट Apurva and Vaishnavi 6,000 plus 4,000, आउटर कॉलम में आएंगे 10,000 रुपीज। ओके, देन नेक्स्ट क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज 6% ऑफ फुल ईयर। मतलब एक साल, पूरे साल के कितना चार्ज करेंगे भाई, 6% चार्ज करेंगे। ड्राइंग की उनकी अमाउंट बताई थी कहां पे, लास्ट स्टेप में 10,000 एंड 8,000। कितना है 10,000 एंड 8,000 के ऊपर 6% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग ड्राइंग्स निकालोगे। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग Apurva and Vaishnavi 10,000 into 6 by 100 and 8,000 into 6 by 100, 480. Now here is 680. Oh sorry, 600. So interest on drawing Apurva's account 600, Vaishnavi's account 480. The total amount would be 1,080 rupees. ये क्या लगा उनके ऊपर, इंटरेस्ट लगेगा उनको। नेक्स्ट देखिए कौन से पॉइंट हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लास्ट एक बचा है, Apurva will get the salary, है ना। सैलरी वाला पॉइंट है तो सैलरी पे दे दो, जहां पार्टनर को कुछ मिल रहा है आ जाता है डेबिट साइड पे। सो Apurva सैलरी भाई आपको 1,000 रुपीज पर मंथ की बताई, तो एक साल में 12 महीने, तो 12 महीने की कितनी हुई इनटू 12, दैट मींस Apurva को कितनी मिली 12,000 एडिशनल मिला है क्या उसकी सैलरी के बेस पे, बराबर। चलिए हो गया यहाँ पे सब चीज कंप्लीट, करेक्ट, सब हो गया है। सो नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड प्रॉफिट फॉर द 31st मार्च 2019 वाज 45,000। 45,000 ऐसा प्रॉफिट है। सो ट्रांसफर होगा तब कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000 डेबिट में आया था, क्रेडिट में ट्रांसफर होगा, करेक्ट। देन अब नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, टोटल कर लो, 10 और 12,000 है, ऑलरेडी 45,000 है, सो क्रेडिट साइड की अमाउंट बड़ी होगी, क्रेडिट साइड आया 46,080 रुपीस, 46,080 रुपीस। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग अमाउंट माइनस करेंगे 46,080 में से 10,000 एंड 12,000 माइनस करो, अमाउंट आपको यहाँ पर कितनी मिली, कितनी मिली, 24,080 रुपीस। ना पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो व्हिच इज 3:2, 3:2 के बेसिस पे आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है, बराबर। किस तरीके से करेंगे ये तो आता ही होगा, है ना। जैसे अप्रूवा के नाम पे है, ये अमाउंट लिखी into 3/5, 3:2 था, टोटल 5, सेम वैसा ही वैष्णवी के रिगार्डिंग करोगे 2/5, करेक्ट। इस तरीके से करोगे आपको आपकी अमाउंट मिल जाएगी 14,448, ना 9,632। यहाँ पर आपका ये सब कंप्लीट हुआ और इजीली यहाँ पर आपने 5 मार्क्स गेन कर लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट, what is meant by share issued at premium, state the purpose for which the premium amount can be utilized। so इसके रिगार्डिंग भी आपको बता दिया गया, मॉड्यूल 4 चैप्टर नंबर 27 इश्यू ऑफ शेयर्स, पेज नंबर 41 to 402, 401 to 402, 401 में हाफ साइड से ही चालू हो जाएगा, आपको टॉपिक दिख जाएगा उसके रिगार्डिंग, है ना। देन what is meant by oversubscription of shares, what journal entry are passed in the books of company for the treatment of oversubscribed amount in the following cases। now the cases are would be when excess application are rejected and money is returned, and second is when excess application money is adjusted toward the sum due on allotment। तो ये दो केसेस है जहां पर आपके पास एक्सेस अमाउंट आता है, आइदर आप रिजेक्ट करके पैसा रिटर्न कर देते हो, या तो जो पैसा आया उसे एक्सेप्ट करके जो नेक्स्ट अलॉटमेंट है उसमें आप एडजस्ट कर देते हो। सो इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा विद उसकी जर्नल एंट्री भी हम किस तरीके से पास आउट करते हैं वो आपको बतानी होगी। सो क्वेश्चन नंबर 17 मॉड्यूल 5 चैप्टर 27 इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर आपका पॉइंट पेज नंबर है 398 के अंदर आपको पॉइंट 3 के अंदर ये आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, बराबर। Then now here a company issues 12% debenture of 100 each at discount of 10%. Debentures are to be redeemed in 5 equal annual installment. Now they calculate the amount, the discount on issue of debentures to be written off each year. Prepare discount of issue of debenture account for first 2 year। देखिए जितना चीज बोली जाए ना उतना ही करेंगे। सबसे पहले तो बता दिया है कि प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बनेगा सिर्फ फर्स्ट 2 ईयर, मतलब पहला और दूसरा साल, दैट्स इट, बराबर। साथ ही साथ में बताया कि रिडीम्ड अमाउंट है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोली गई है, इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आपको यहाँ पे इसको क्लियर करना होगा। 9,000 शेयर्स थे डिबेंचर के जो 100 ईच है, साथ में आप क्या कर रहे हो, डिस्काउंट भी दे रहे हो, है ना। चलिए इन्हीं के रिगार्डिंग हम लोग हमारा सम कर लेते हैं। 5 मार्क्स का ये सम है, तो इजीली यहां पर भी आप मार्क्स गेन कर सकते हो, बराबर। चलिए तो सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा भाई। सबसे पहले तो भाई 10/100 into 9,000 into 100 डिस्काउंट की अमाउंट है, कितने शेयर्स है वो है एंड 100, तो दैट मींस ऑल ओवर अमाउंट कितनी मिलेगी। ऐसे तो 9,000 शेयर के सामने 100 शेयर एक की प्राइस और उसमें 10% का डिस्काउंट भी दे रहा हूं, तो ऑन एन एवरेज कितनी वैल्यू मुझे मिलेगी। तो भाई ऐसे आपको 90,000 रुपीस आप यहां से क्या करोगे, गेन कर रहे हो। कितने, 90,000 बेसिकली आप यहां से गेन कर रहे हो। सो चलिए ओवरऑल कितने बनते भाई, ओवरऑल कितना बन जाता, अगर डिस्काउंट नहीं देता मैं तो कितना बन जाता, 9 लाख रुपीस होता, बराबर।
इफ अगर इसे डिवाइड बाय 5 कर देता, एंड इफ अगर इसे डिवाइड बाय अगर 5 कर देता तो कितना हो जाती है अमाउंट? 180। कितनी हो जाती? 180 रुपीस, बराबर। आउटस्टैंडिंग अमाउंट में से 180 हम हर साल डिडक्ट करते जाएंगे, एंड अमाउंट ऑन डिस्काउंट और रिटर्न ऑफ 90,000 में से हम लोग उसे अमाउंट बाइफरकेट करते हैं। सो ईयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट रेशियो अमाउंट ऑन डिस्काउंट 9 लाख के ऊपर 5 साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना मिलता? 30,000 रुपीस आप डिस्काउंट लेते कब? फर्स्ट ईयर के हिसाब से, है ना, रेशियो बेसिस पे। इसलिए फर्स्ट ईयर पे 30,000, यहाँ पे 180 लेस करो, देन 720 जब अमाउंट बचती है तो उसके सामने आप चौथे साल पे कितना इंटरेस्ट पे करते हैं? 24,000 रुपीस। सॉरी इंटरेस्ट क्या, यहाँ पे डिस्काउंट की अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट करते हैं लोग। कितनी अमाउंट पे? 720 पे। देन पूरा सॉल्व करेंगे, देन तीसरे साल पे जब 540 अमाउंट होती तब आप यहाँ पे कितने देते अमाउंट? 18,000 का यहाँ पे आपको डिस्काउंट रिसीव करते हैं। सेम फोर्थ में जब 360 अमाउंट हो जाती है, 90,000 2 by 50, 12,000 का डिस्काउंट मिलता। देन जब लास्ट अमाउंट आ गई 180 एंड एक साल में 180, सो कितना मिलता? 16,000 रुपए। सॉरी इट्स 6,000 रुपीस, करेक्ट। जब हमने प्रॉपर वही वैल्यू को, है ना, जितनी अमाउंट का शेयर्स थे या जितने मिलते उसको रख दिया तो भाई हर एक के सामने कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 180 के सामने 6,000 का, 360 के सामने 12,000 का, 540 के सामने 18,000 का, बराबर। जितने की वैल्यू उतने का डिस्काउंट भी डबल होता ही जा रहा है। इक्वली 5 इयर्स में वो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई। एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी ये जो अमाउंट ऑन डिस्काउंट रिटर्न ऑफ है, इसका जो आंसर का टोटल है उस टोटल का आंसर सेम यही आना चाहिए, या आप जिससे डिवाइड कर रहे हो, है ना, सेम उसका आंसर भी वही आना चाहिए, बराबर। 90,000 आ रहा है, चेक करना आएगा ही आएगा। देन नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? जर्नल एंट्री आएगी। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 30,000, बराबर। बेसिक एंट्री जो हम एंट्री पास आउट करेंगे ये वो एंट्री। देन क्या बोला गया था? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको बताना है। सो discount on issue of debenture account, debit credit, date particular amount, date particular amount। जगह कम पड़े तो आपका साइड वाला रो के भी आप जगह ले सकते हो, ठीक है। चलिए 1 जनवरी फर्स्ट ईयर डिबेंचर अकाउंट 90,000, फर्स्ट ईयर दिसंबर 31 प्रॉफिट एंड लॉस कितना यहाँ पे लेस हुआ था डिस्काउंट के तौर पे? 30,000 का। सो क्लोज करो 90,000, 90 रिमेनिंग बैलेंस वुड बी 60,000. Now the remaining balance would be 60,000 transferred to the next year, which is second year 1st January. Balance sheet is 60,000. Now second year का December 31st कितना आया था भाई? कितना नेक्स्ट ईयर आप कितना डिडक्ट कर रहे थे? 24,000. कितना डिडक्ट कर रहे थे? 24,000 रुपीस. So 60,000 टोटल लॉस देखो बाइफरकेट करो कितना आ रहा है. So remaining amount would be 36,000. कितने आ रही है? 36,000. बैलेंस शीट is 36,000. Now 36,000 would be transferred to the third year. क्या हो जाता? थर्ड ईयर जैन बैलेंस CD 36,000. अब यहाँ पे ऐसा कि सर आगे क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था? सिर्फ 2 साल का ही चाहिए. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर सिर्फ 2 साल का चाहिए, वो भी स्टार्टिंग के. तो फिर आप अननेसेसरी थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्यों फाइंड करते हो? आपको मार्क्स इतने के ही मिलेंगे. आगे एक्स्ट्रा करोगे उसके कोई मार्क्स नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने पूछा है क्या? नहीं. इसलिए जितना पूछा जाए उतना ही करोगे, बराबर. ये ट्रिक है अकाउंट्स के अंदर. रिगार्डिंग एक ही चीज होती है कि किस तरीके से आपका टाइम जाए, आप उसी में मार्क्स गवा दोगे, है ना. चलिए then from the following information of trader, prepare total creditor account and find out the total purchase for the year ended 31st March 2019. यहाँ पर आपको क्या प्रिपेयर करना है? टोटल क्रेडिटर अकाउंट यहाँ पर आपको
प्रिपेयर करना होगा, सॉरी फाइंड आउट टोटल परचेज ऑफ द ईयर। फाइंड आउट क्या करना है, टोटल परचेज फाइंड करना है एक साल का। साथ ही साथ प्रिपेयर क्या करना होगा, प्रिपेयर टोटल क्रेडिटर अकाउंट, तभी जाके क्या मिलेगा भाई, हमारा परचेज, क्योंकि हमने जिससे परचेज किया है वो हमारे लिए कौन, हमारा क्रेडिटर, क्रेडिट पे लेते हैं ना सामान, इसलिए। सो ऑन द ईयर 31st मार्च 2019 का आपको यहाँ पे डेट है, डेट मींस 1819, कैलेंडर ईयर कौन सा बना, 1819। चलिए, सो क्रेडिटर दिया हुआ आपको, ओपनिंग दिया 25,000, क्लोजिंग दिया 38,000, बिल्स पेबल दिया हुआ है, ओपनिंग 24, बिल्स पेबल क्लोजिंग 30, कैश पेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग ईयर 85,000, बिल्स पेबल डिस्चार्ज ड्यूरिंग ईयर 62,000, then purchase return 2,000 and cash purchase during the year were rupees 1,20,000 and okay, that's it, clear? So इतनी बेसिकली चीज आपको दी हुई है, फॉर्मेट इसका हम प्रिपेयर कर लेंगे, है ना। सो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ पर आपने प्रिपेयर किया है, बराबर। साथ ही साथ में आपको क्या बनाना होगा, बिल्स पेबल अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट स्टेप किस तरीके से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाना और कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्रेडिटर्स ऑन 1/4/2000 अप्रैल, दैट मींस ओपनिंग है 1 अप्रैल 2018 25,000, पहले तो उसकी एंट्री दे दो, बाय बैलेंस बीडी 25,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ भाई, भाई उसका क्लोजिंग भी दिया है 38,000, क्लोजिंग लिख दो, बाय बैलेंस सीडी 38,000। क्लोजिंग हमेशा सबसे एंड में, ओपनिंग हमेशा स्टार्टिंग में। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैलेंस सीडी यहां आ गया और उसके नीचे आप कोई पॉइंट लिख रहे हो, जहां बैलेंस सीडी आ गया उसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा, क्लियर। सो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बिल्स पेबल का ओपनिंग एंड बिल्स पेबल का क्लोजिंग। चलिए तो ये कर दो, बिल्स पेबल का ओपनिंग है 24,000, क्लोजिंग दिया हुआ है 30,000, करेक्ट। देन नाउ कैश पेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर इज 85,000 रुपीस। 85,000 रुपीस यहाँ पे आपने कैश पे किया हुआ है। सो टू कैश एंड बैंक 85,000, कितना आ गया कैश 85,000 रुपीस। देन बिल्स पेबल डिस्चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 62,000, कितना बेसिकली 62,000 रुपीस। सो टू कैश एंड बैंक 62,000 किसमें, बिल्स पेबल अमाउंट में आएगा। देन परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितना हुआ है भाई 2,000 रुपीस का, कितना हुआ है रिटर्न आया है, टू परचेज रिटर्न अमाउंट 2,000 किसमें, टोटल क्रेडिटर अकाउंट में, कितना आया है 200 रुपीस का, बराबर। एंड लास्ट वन कैश परचेज ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीस 1,20,000, ठीक है 1,20,000 का आपने यहाँ पे क्या किया है, कैश परचेज किया है, जिसको यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। सर क्यों जरूरत नहीं है, बच्चा लोग हम लोग क्रेडिटर कब बनाते हैं, जब हम कोई सामान क्रेडिट पे लेके आते हैं, बराबर। कैश में अगर किसी के पास से पैसे दिए और ले लिया तो वो क्या मुझे याद रखेगा कि नहीं यार मैंने इसके पास से कैश लिया था, अरे क्यों, क्या मैं पहले आपसे उधार पे लेके गया था, नहीं, क्रेडिट पे जिसने लिया उसको लिखो, कैश वाला तो ऐसे ही हमारे पास अमाउंट आ गई है, करेक्ट। सो चलिए यहाँ पे पूरे स्टेप आपके कंप्लीट हुए। सो लास्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कि बिल्स पेबल के अमाउंट क्लोज करो। सबसे पहले बिल्स पेबल की अकाउंट जो है इसे आप क्लोज करेंगे। सो क्लोज किया 62,000 30,000 टोटल 92,000, सेम 92,000 आएगा, 24 लेस रिमेनिंग अमाउंट इज 68,000 बाय क्रेडिटर्स, कहां पर जाएगी, क्रेडिटर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, है ना। चलिए अमाउंट ट्रांसफर हुई यहां पे 68,000, बिल्स पेबल 68,000, टोटल करो डेबिट साइड का आया 1,93,000, 1,93,000 माइनस बैलेंस शीट ऑफ 25,000, दैट मींस ओवरऑल परचेज कितना हुआ यहां पे, ओवरऑल परचेज हुआ हमारा 1,68,000। कैसा होगा ये क्रेडिटर में, दैट मींस कैसा परचेज होगा ये जल्दी से बताओ, कैसा होगा क्रेडिट परचेज, कैसा होगा क्रेडिट परचेज, ओके। सो टोटल परचेज का फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, टोटल कैश और वी कैन से कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, बराबर। सेम अगर सेल्स के रिगार्डिंग पूछा जाए, टोटल सेल्स कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, है ना।
सो 1,20,000 plus 1,68,000, your total would be 2,88,000. कितना आ जाएगा? 2,88,000. बराबर? सो यहाँ पर आपका ये भी कंप्लीट हुआ. इजीली आपको यहाँ पर भी आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे. कुछ भी नहीं है देखिए इसके अंदर, हर जगह से आप लोग प्रॉपर तरीके से मार्क्स स्कोर कर सकते हो. सिर्फ जरूरत किस चीज की है? एफर्ट की, प्रैक्टिस की. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ 21. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस माया ऑनलाइन ट्रेडिंग कॉर्पोरेट 31st March 2019 प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ड्यू. बैलेंस शीट दी गई है भाई आपको. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है. सो ध्यान देना इसके ऊपर. इजीली 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो. ऐसा कुछ भी नहीं कि इसमें सर 0 ही आएगा, बिल्कुल नहीं. इफ अगर टैली नहीं हो रहा है तो सिर्फ अमाउंट लिख के आ जाओ जिसमें जो है. बराबर? फॉर्मेट पढ़ा हुआ है. सो बस उतनी फॉर्मेट के हिसाब से अगर आपने सही जगह पर जो चीज आनी चाहिए वो भी रख दी, स्टिल यू आर गेट दी मार्क्स. ओके. सो चलिए देख लीजिए क्या क्या आपको दिया गया है. स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक. परचेज दिया हुआ है, सेल्स है, कैरियज इनवर्ड, सैलरी, वेजेस, कोल केस एंड कुक, देन ऑफिस एक्सपेंस, इंश्योरेंस, बैड डेट, डेटर्स, क्रेडिटर, commission received, capital, plant and machinery, office expense, office computer, cash at bank, and the last one is bank loan. Now basically यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या देखना चाहिए, इसके जितने भी आपको एडजस्टमेंट है वो यहाँ पर देखो. एडजस्टमेंट में क्या है? on 31st March 2019 the value of stock was 48,000. that means we can say as a closing stock. 31st March तो क्या हो गया? closing stock. then prepaid insurance was 1,500. कितना है? 1,500 है. देखिए हमेशा सबसे पहले आपको क्या करना है? एडजस्टमेंट सॉल्व करना है. सो प्रीपेड इंश्योरेंस का पॉइंट है यहाँ पे ये रहा. लेट मींस आप इसको सॉल्व करेंगे पहले. ऐसे टिक करके रख लो अपनी बुक में. टिक करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? ताकि जैसे आप जब सम स्टार्ट करोगे आपको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस वाला पॉइंट था तो वो कहाँ है, ढूंढोगे. टिक कर दिया है या एक कोई भी सिंबल दे दो कि जिससे आपको पता चले कि अरे भाई ये एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है. टिक इसलिए कि अगर टिक किया है भाई ये बाकी है, जैसे आपने एडजस्टमेंट का क्लियर कर दिया क्रॉस कर दो कि भाई ये पॉइंट हमारा हो गया है. क्लियर? सो देन मेक प्रोविजन 5% डेटर्स फॉर बैड डेट. देन बैंक लोन है. कब है? बैंक लोन वो अगर 1 जुलाई 2018 को लिया था 12% पर इंटरेस्ट पे है ना. देन डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी है 10%. कमीशन एक्रूड है 1,000 रुपीस की. करेक्ट? चलिए तो इस बेसिस पे फाइनल अकाउंट बना दो. फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीज चाहिए होती है? यहां पर आपसे क्या मांगा गया है? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दी बैलेंस शीट. सो प्रिपेयर कर लिया जाए. ये आ गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट. नेक्स्ट आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड स्टेप पे आ गया आपका बैलेंस शीट. बराबर? और कुछ भी नहीं है, बस दैट्स इट. इजीली यहां पर आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे. चलिए फर्स्ट आ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप. ऑन 31st March 2019 द वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज 48,000. 48,000 है भाई. हमेशा याद रखना एडजस्टमेंट की जब भी कोई भी एडजस्टमेंट आएगा उसकी 2 इफेक्ट होगी. कितनी? 2 एंट्री होना कंपलसरी होती है. कितनी होगी? डबल एंट्री होगी. सो क्लोजिंग स्टॉक है. सो क्लोजिंग स्टॉक की आपकी पहली एंट्री आ जाएगी. ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक 48,000. नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी? बैलेंस शीट के अंदर आप बताएंगे है ना. बैलेंस शीट में एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक 48,000. बराबर? नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस वाज 1,500. प्रीपेड इंश्योरेंस दैट मींस आपने ऑलरेडी पे कर दिया है. कितना? 1,500. आपका इंश्योरेंस कितना है भाई? 6,000 रुपीस का आपका यहाँ पे
इंश्योरेंस है, तो सीधी सी बात है आपके P&L में बताएगा सबसे पहले, है ना, यहाँ पर आपके P&L में भी बताएगा और उसकी रिमेनिंग अमाउंट जाएगी बैलेंस शीट में। सो टू इंश्योरेंस 6000 लेस प्रीपेड, क्योंकि भाई मैं पहले से दे चुका हूं कितना 1500, तो अब एक्चुअल कितना है जो मुझे देना है, मेरे लिए एक्सपेंस है ना वन काइंड ऑफ, इसलिए इधर आ रहा है। सो भाई मैं 1500 दे दिया, रिमेनिंग कितना बचा 4500। 1500 की इफेक्ट कहां पे जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर बताऊंगा कि भाई मैंने दे चुका हूं प्रीपेड इंश्योरेंस 1500 का यहाँ पे कवर अप हो गया, बराबर। देन नेक्स्ट मेक अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन बैड डेट एंड बैड डाउटफुल डेट, कितना 5% बोला गया। सो हियर यू हैव 5%। डेटर्स कितने दिए भाई, ये डेटर्स आपको बता दिए गए 45,000 के आपके क्या है डेटर्स है, जिसका 5% आपको सिर्फ बताना है, कितना बेसिकली 5%। बैलेंस शीट आ जाओ, बैलेंस शीट में डेटर्स 45,000 लेस डाउटफुल डेट कितना था 5%। सो 5% किसका होगा 45,000 का, कैसे में कर लो 45,000 into 5% इक्वल टू अमाउंट कितने आ गई 2250 लेस इक्वल्स टू 42,750, बराबर। चलो देन सेम ये अमाउंट दूसरी का जाएगी हमारी P&L, कहां जाती है अमाउंट P&L में, देखिए एक मिनट, ओके ये पहला हमारा बैड डेट कितना था, ये बैड डेट कितना है 3000 का, साथ ही साथ अब और बैड डेट 5% बढ़ गया है, दैट मींस टोटल कितना हो गया बैड डेट, पहले 3000 था, एक्स्ट्रा रिजर्व हो गया भैया और आ गया कितना 2250, दैट मींस टोटल बैड डेट रिजर्व कितना हो गया 5250। नेक्स्ट बैंक लोन वाज टेकन 1st जुलाई 2018 12% पर एनम, है ना, बैंक लोन है 1st जुलाई को लिया 2018 12% एनम। बैंक लोन देखो कहां, ये रहा बैंक लोन कितना था भाई 40,000 का आपका बैंक लोन था। सो इसे क्लियर करो, आपका बैंक लोन है दोस्तों, के सामने कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, है ना, कितना इंटरेस्ट देना होगा। सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन किस तरीके से फाइंड आउट करोगे 40,000 इनटू जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, सॉरी मार्च से जाना है ना, मार्च कितने हो गए टोटल 9 मंथ्स, कितने हो गए 9 मंथ। सो 9/12 कितने परसेंट इंटरेस्ट देगा 12%। सो हियर यू हैव 12%। 40,000 का 9 महीने के हिसाब से अगर 12% इंटरेस्ट लगता है तो अमाउंट क्या जाएगी 3600। किसके ऊपर चार्ज लगा है 40,000 के ऊपर ये चार्ज लगा हुआ है। सो नेक्स्ट इफेक्ट क्या आएगी बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगी इसकी इफेक्ट, है ना। नेक्स्ट इफेक्ट क्या आएगी बैलेंस शीट में बैंक लोन 40,000 जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना हो गया है 3600 का आपको क्या हो गया यहाँ पे इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है कि ये इंटरेस्ट ऐसा है जो अभी तक दिया नहीं है, देना है, इसलिए क्या हुई लायबिलिटी साइड पे आएगा। टोटल अमाउंट बाहर 43,600 क्या की है लायबिलिटी है, ओके। एंड देन डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 10%, प्लांट एंड मशीनरी देख लो, ये प्लांट एंड मशीनरी 60,000 की क्या है डेप्रिसिएशन निकालना है। सो प्लांट एंड मशीनरी 60 का 10% करेंगे 6,000 माइनस करके अमाउंट बाहर 54,000। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे हम, टू डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 6,000, ओके। देन कमीशन एक्रूड रुपीस 1,000, कमीशन एक्रूड कितना मिला भाई आपको 1,000 रुपीस मिला है। कमीशन कितना था भाई देखो, कमीशन रिसीव कितना है आपका यहाँ पे 2,000, बट आपको यहाँ पे क्या हुआ है एक्रूड एडिशनल मिला है, तो 2,000 प्लस एक्रूड और मिला 1,000, टोटल कितना हो गया 3,000। नेक्स्ट इफेक्ट आ जाएगी बैलेंस शीट में, आप बताओगे एसेट साइड में एक्रूड कमीशन 1,000, क्या आया एक्रूड कमीशन 1,000। देन ओके यहाँ पर आपके हो गए सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या जाएगा
कि जितने भी अब यहाँ पर पॉइंट्स है जैसे स्टॉक, परचेज, सेल्स, कैरियज इनवर्ड, ये सब कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। लाइक ओपनिंग स्टॉक 45,000, परचेज 80,000, कैरियज इनवर्ड 6,000, बाय सेल्स 1,76,000, है ना। टू कोल एंड कोल गैस एंड कुक 8,000। ट्रेडिंग में आया क्योंकि हमने खरीद फरोख्त की है इसमें ऊपर, सो 8,000। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है? ट्रेडिंग क्लोज करो, है ना। चलो क्लोज करने से पहले एक बार P&L में भी जितनी अमाउंट है वो सब डाल दो। बाकी की ग्रॉस प्रॉफिट हमको मिला था, हमारा ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 77,000। देन इंश्योरेंस हो गया, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, इंटरेस्ट। नेक्स्ट कौन सा था भाई? सैलरी है 16,000, ऑफिस एक्सपेंस 5,000। करेक्ट। जितनी अमाउंट थी वो सब के सब हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, है ना। जितना भी था जो भी है सब कुछ यहाँ पे दे दिया। क्रेडिटर आएगा यहाँ पे 48,000, दैट्स इट, है ना। देन कैश एट बैंक 28,000, ऑफिस कंप्यूटर 50,000 हो गए। बाकी सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो ही गए। इसके अंदर के सारे पॉइंट्स हमने कवर अप कर लिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? क्लोजिंग। सो चेक करो कि कौन से साइड की अमाउंट ज्यादा है। क्रेडिट बैलेंस है, सो क्या है आपका? क्रेडिट बैलेंस आया। क्रेडिट बैलेंस में से लेस करो डेबिट साइड। कितनी अमाउंट है? 77,000 आपकी अमाउंट है, जिसे क्या बोलोगे? ग्रॉस प्रॉफिट। ना ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 77,000। सो आ जाओ बाय ग्रॉस प्रॉफिट 77,000। टोटल किया जाए इसका भी, क्रेडिट बैलेंस आएगा 80,000। 80,000 में से लेस करो डेबिट साइड की अमाउंट, कितने आ गए? नेट प्रॉफिट 39,650। नेट प्रॉफिट हमारा ओवरऑल प्रॉफिट होता है हमारे फर्म का, जिसे हम कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। कहां दिखता है ये चीज? बैलेंस शीट में। कैपिटल आपको ऑलरेडी यहाँ पे देख के रखा हुआ है 1 लाख रुपीस का। क्या आपका? ये कैपिटल कितना है आपका? 1 लाख रुपीस का है। सो वही यहाँ बताया गया 1 लाख का कैपिटल। नेट प्रॉफिट ऐड करो, अमाउंट कितनी आई? 1,39,650 आउटस्टैंडिंग है ना। टोटल करो सिर्फ। याद रखना एग्जाम में भी अगर आप जब भी इसका टोटल करोगे तो पेन से मत करना, पेंसिल से करना। रीजन, क्योंकि अगर इसका टोटलिंग में अगर यहाँ पर आंसर आपका टैली नहीं हो रहा है ना, अगर आंसर टैली नहीं हो रहा है तो वो अमाउंट मत लिखना, बराबर। क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पे क्या देखेगा कि भाई अगर सबसे फर्स्ट उनकी निगाह कहां होती है? यहाँ पे, वो यही देखते हैं। अगर ये टैली है, बराबर। अब आप ऐसा मत करना कि सर टैली करना ना तो मेरी कुछ भी अमाउंट आ गई, जो भी अमाउंट यहाँ पर आ गई 22025 और 0, सर ये अमाउंट यहाँ लिख देता हूँ, ये अमाउंट लिख देता हूँ सर, आंसर टैली हो गया। टैली हो गया भाई, एग्जामिनर है, कोई बच्चा नहीं है, उसे पता है, उसके पास करेक्ट आंसर है, उसके पास करेक्ट आंसर है। यहाँ पर वैसा नहीं है कि बस टैली होना चाहिए, उसे पता है कि 2,25,250 आंसर करेक्ट है। तुम्हारा क्या रहा? 2,20,000 पे रॉन्ग है। टैली भी हुआ तो क्या हुआ? रॉन्ग हो रहा है ना, पर इसलिए वो यहीं पर देख लेगा। अगर आंसर करेक्ट आपको पता है कि हाँ मैंने सारे अटेम्प्ट किए हैं, सब सही है, तब जाके टैली करो। नहीं तो इतने में भी अगर छोड़ दोगे तो भी चलेगा। मैं तो चाहता हूं कि आप हर कोई अटेंड करो, पूरा फुल टैली होना चाहिए, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। देखिए मेरे से हो रहा था, दैट मींस आपसे भी हो गई। करेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ऑलवेज मैन परफेक्ट एंड वुमन आल्सो। चलो बराबर। चलो सेम आपके अमाउंट, एसेट एंड लायबिलिटी की अमाउंट यहाँ पे आपकी टैली हो ही जाएगी। चलिए ना नेक्स्ट कम टू दी क्वेश्चन नंबर 12। देखिए और में आपको पूछा जाएगा हमेशा P&L के सामने आपको देन रिसिपिएंट पेमेंट, दोनों 10 मार्क्स के होते हैं, इन दो में से कोई भी एक किया जाए, ऐसा है। चलिए नेक्स्ट क्या है? विनर एंड नीतू आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2019 as follows. So balance sheet है Veena and Neetu as on 31st March 2019.
दिए हुए उन्होंने क्रेडिटर P&L कैपिटल ऑफ वीना 80,060, कैश एट बैंक एसेट और लायबिलिटी है, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, ऑफिस कंप्यूटर एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीज दी हुई है, साथ ही साथ एडजस्टमेंट भी दी है उन्होंने। सो on 1st April 2019, Lakshmi was admitted as a new partner for 1/5 share in the profit. लक्ष्मी यहाँ पे क्या बोल रही है कि भाई मैं यहाँ पर एंटर हो रही हूँ इस फर्म में, बट जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/5 शेयर मैं लूंगी। ऐसा लक्ष्मी बोल रही है, मैं नहीं, लक्ष्मी, ठीक है, 1/5 शेयर लूंगी। तो अब यहाँ पर एक चीज सोचो कि प्रॉफिट का 1/5 शेयर अगर लक्ष्मी ले लेगी तो बाकी के शेयर, जो बाकी के अमाउंट है, वो पार्टनर्स कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इस टाइम के हमको क्या चाहिए? न्यू रेशियो फाइंड करना होगा कि कौन से बेसिस पे ये प्रॉफिट बाइफरकेट करेंगे। सो लक्ष्मी शेयर ब्रिंग 60,000 एज ए कैपिटल, 20,000 वो लेके आ रही है गुडविल का, स्टॉक की वैल्यू है 60,000 एंड बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है 66,000। फर्नीचर एंड ऑफिस कंप्यूटर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड क्रिएट अ रिजर्व और बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स 5%। सो prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet. That's it. So चलिए यहां पर आपने क्या बनाया हुआ है? चलिए हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था, ये क्या बन गया हमारा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया यहाँ पे, बराबर। देन नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे देखने मिल जाएगा। देन इसके बाद वाला है बैलेंस शीट। नाउ सबसे पहले एक चीज आ जाओ, सबसे पहले देख लो वर्किंग कि किस तरीके से सबसे पहले आपका स्टेप होगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, न्यू शेयर क्या हो, सैक्रिफाइस शेयर क्या होगा, वो फाइंड आउट करो, देन आगे बढ़ो, बराबर। सपोज करो टोटल प्रॉफिट है 1, न्यू पार्टनर शेयर ला रहा है 1/5, सो ओवरऑल रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया भाई? 4/5 शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको? एग्जिस्टिंग पार्टनर को। सो वीनस एंड नीतू भाई 3/5 into 4/5 and 2/5 into 4/5। सर ये क्या आ गया भाई? ये उनके ओल्ड शेयर है ना, ये क्या है? ओल्ड शेयर, करेक्ट। क्या है? ओल्ड शेयर इनटू रिमेनिंग शेयर। तो उनको पता चला कि उनके भाई शेयर एग्जैक्ट कितने आएंगे। सो शेयर के अमाउंट क्या आ गई? 12/25, 8/25, 5/25। डिनोमिनेटर सेम है, दैट मींस इनका न्यू शेयर की वैल्यू क्या हो गई? 12:8:5। देन सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, इसीलिए तो न्यू फाइंड किया ताकि सैक्रिफाइस फाइंड करना पड़े, बराबर। सो न्यू मिल गया, वीना सैक्रिफाइस एंड नीतू सैक्रिफाइस। हमेशा सैक्रिफाइस ओल्ड पार्टनर का ही बनेगा, बराबर। सो 3/5 माइनस 12/15 25, एलसीएम लेंगे, आंसर कितना है? 3/25। सेम 2/5 माइनस 8/25, 2/25 आपका आंसर है ना। सो डिनोमिनेटर सेम है, दैट मींस 3:2। वीना का कितना होगा? 3, नीतू का होगा 2, बराबर। सैक्रिफाइस रेशियो है। चलिए यहां पर आपका एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट चलो, लक्ष्मी शेयर ब्रिंग 60,000 एज ए कैपिटल। कैपिटल लेके आ रही है, तो कैपिटल के रिगार्डिंग इनका भी कैपिटल है, एंट्री आ जाती है पार्टनर्स के अंदर बाय बैलेंस शीट। ओल्ड पार्टनर्स का 60, 80 एंड 60,000। बाय बैंक लक्ष्मी भी पैसे ला दी, कितने? 60,000 रुपीस, ये आ गए उसके 60,000 रुपीस। देन एक और चीज बताई गई थी क्वेश्चन के अंदर, 20,000 को क्या लेके आ रही है? गुडविल लेके आ रही है। कितना? 20,000 एज अ गुडविल लाया जा रहा है ना, 20,000 का। तो इसकी अमाउंट यहाँ पर आनी चाहिए। एज पर 3:2 के रेशियो में यहाँ पे ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या करेंगे? 3:2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सब चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बराबर। सो 3:2 के अकॉर्डिंग हो गया। सो बाय गुडविल 8,000 एंड 12,000 की अमाउंट आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट किया हमने यहाँ पे, तो बराबर। चलिए एंड साथ ही साथ में बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर करते जाना। बैंक की बताइए 38,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है,
क्वेश्चन के अंदर बताया कैश एट बैंक कितना है 38,000। सो 38,000 लक्ष्मी कैपिटल ला रही है 60,000 का, गुडविल आ रहा है 20,000। बस अभी रहने दो, आगे भी सम देखो उसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे। सो नेक्स्ट स्टॉक इज वैल्यूड एट 60,000, बिल्डिंग है 66। देख लो स्टॉक को, वे स्टॉक 44 डेट में उसकी वैल्यू बढ़ गई है, साथ ही साथ बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ गई है। ये 62 है वो 66 है, करेक्ट। रीवैल्यूएशन के अंदर एंट्री जाएगी, डिफरेंस अमाउंट की कितना बढ़ गया, एसेट इंक्रीज कम्स ऑन द क्रेडिट साइड, पढ़ा था ना हमने। तो स्टॉक 16,000, बिल्डिंग 4,000। सर 4,000 और 16 कैसे आया बच्चा लोग? 44,000 माइनस 60,000, स्टॉक 60,000 हो गया था, 44 में से माइनस किया, इतनी अमाउंट आई। कितना इंक्रीज हुआ वो अमाउंट यहाँ पे ना, एक्चुअल कितना इंक्रीज हो गई है, ओवरऑल अमाउंट आएगी आपकी बैलेंस शीट में। स्टॉक की अमाउंट आई 60,000, बिल्डिंग की अमाउंट आई 66,000, करेक्ट। देन फर्नीचर एंड ऑफिस कंप्यूटर इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। भाई डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर 15,000 लेस डेप्रिसिएशन 10%, 1500 अमाउंट आई 13500। ऑफिस कंप्यूटर 46,000 है, डेप्रिसिएशन 10%, 4,600, रिमेनिंग अमाउंट 41,400। दोनों एसेट है, डिक्रीज हो गई है वैल्यू, डेट मींस कहां पर आएगी, एसेट डिक्रीज केम ऑन दी डेबिट साइड, है ना। टू फर्नीचर कितना 1500, टू ऑफिस कंप्यूटर 4600, क्लियर। देन कैपिटल क्रिएट अ रिजर्व ऑफ बैड डेट डाउटफुल रिजर्व्स फॉर 5%। तो बैड डेट के अकॉर्डिंग बना दो, डेटर्स कितने थे 40,000 का 5%, दैट मींस 20,000, सॉरी 2,000 लेस करेंगे, अमाउंट कितनी आई 38,000, करेक्ट। 2,000 का क्या हो गया भाई, लॉस है, बैड डेट है, सो कहां पर आ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप लिखेंगे इस साइड पे, टू प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट क्या आपके लिए, और क्रिएट लायबिलिटी हो गई, अरे यार पैसा ही नहीं मिल रहा है, बराबर। सो 2,000 रुपीस की एडिशनल और हो गई लायबिलिटी, बढ़ गई है लायबिलिटी आपकी, यहाँ पे क्या हुआ लायबिलिटी और बढ़ गई, सो इधर आएगी ये, ठीक है। देन एडजस्टमेंट सारे कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट्स पे। क्रेडिटर का पॉइंट है 60,000, कहां पर आएगा, बैलेंस शीट में बता दो इसको, क्रेडिटर बैलेंस शीट में आ गया। देन P&L 45,000, है ना, 45,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है भाई, पार्टनर्स के अंदर रिगार्डिंग जाएगा ये चीज, ठीक है, कहां जाएगी, पार्टनर्स के अंदर ही जाती है ये अमाउंट 45,000 की 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट बाय P&L अकाउंट 2700 एंड 18,000, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, देन कैश एट बैंक हो गया, स्टॉक भी हो गया, बिल्डिंग और फर्नीचर, ये सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, सी सबको क्लोज करो। क्लोजिंग करेंगे हम लोग क्रेडिट साइड से, 16,000 है ऑलरेडी, सो अमाउंट कितनी आ गई 20,000, सेम अमाउंट लिखोगे 20,000, अमाउंट लेस करो, रिमेनिंग अमाउंट आ गई आपकी 11,900, करेक्ट ना। 11,900 को 3:2 के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सो वीनस कैपिटल अकाउंट 7140, नीतूस कैपिटल अकाउंट 4760, ठीक है, कितने आ गई 11,900 अमाउंट आ रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। यहां से ये कहां जाएगी, पार्टनर्स, है ना, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। यहां पर नरेशन लिखना रहेगा, लिख लेना आपको, बराबर। पार्टनर में ट्रांसफर बाय रिवॉल्यूशन 7140,460, क्लोज करो क्रेडिट साइड की, अमाउंट जो है वो यहां पर। नेक्स्ट इस साइड पे टू बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी की अमाउंट है, डेट मींस कहां ट्रांसफर हो जाएगी, बैलेंस शीट में, कैपिटल के थ्रू वीनस कैपिटल, नीतूस कैपिटल एंड लक्ष्मीस कैपिटल, टोटल करी आउटर कॉलम में उसकी अमाउंट, है ना। साथ ही साथ कैश एट बैंक की भी आप अमाउंट देंगे, तो बैंक अकाउंट ये रहा, इसे क्लोज करो, अमाउंट क्लोज, रिमेनिंग अमाउंट 1,18,000, इसकी इफेक्ट जाएगी कि भाई बैंक में एक्चुअल पैसा कितना है, भाई 1,18,000 आपका पैसा है। सो देन नेक्स्ट स्टेप, टोटल करो,
इन सभी का क्या करना होगा, टोटल। एट द एंड आपका अमाउंट यहाँ पे टैली हो गया, दैट मींस यू आर द एलिजिबल टू गेट द 10 मार्क्स। ओके, चलो चलिए सेम वैसे आपको और में देखिए पूछा गया है। सो और में भी आता है बैलेंस शीट के रिगार्डिंग ही आपको आएगा, ट्रायल बैलेंस है। सो कोई भी एक अच्छे से जो आता हो वो करो, क्वेश्चन पेपर पढ़ो, रीड करो कि कौन सा आता है, उसी को हम लोग फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। चलिए देन सेक्शन बी ऑप्शन ए आइदर आई करो, ऑप्शन फर्स्ट या ऑप्शन सेकंड। 20 मार्क्स का ही कवरेज है। इफ अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो प्रैक्टिकल में आ सकते हो, क्योंकि सेम 20 मार्क्स जितना प्रैक्टिकल में करोगे उतने थियरी में भी इजीली कवर कर सकते हो, है ना। सो ये देखिए ये सारे सम है आपको इसके अंदर ही। आपको हमारी वेबसाइट पे सहज इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे से भी सारे क्वेश्चन पेपर्स इजीली मिल जाएंगे। नाउ ऑप्शन 2 दैट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इजीली यहां पर आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। थियोरेटिकल है, बहुत ही बेसिक चीजें पूछी गई है जो आप ऑलरेडी मेरे ख्याल से 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ चुके हो। नेम ग्राफ्स ऑफ टू एक्सिस, कौन से होते हैं भाई, जल्दी से तुमको इतना बता दो कौन से होते हैं ग्राफ्स। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होते हैं, है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उनके क्या आता है, एक्स एक्सिस कहां पर आती है, वाई एक्सिस कहां आता है, उसमें क्या चीज आती है, करेक्ट। ये सारी चीजें देखिए इसके अंदर है। मॉड्यूल 7 चैप्टर 37 ग्राफ एंड चार्ट, पेज नंबर 147 में एकदम लास्ट लाइन है ना, वहीं पर आपको हमारा चैप्टर की स्टार्टिंग ही हो रही है, वहीं पर आपको सेंटेंस मिल जाएगा, ठीक है। एडिशनल तौर पे ऐड कर सकते हो, बट एक चीज का ध्यान रखना, 1 मार्क्स का ही पूछा है, तो ऐसा नहीं है कि एक पेज भर के लिख दो, 1 ही मार्क्स मिलेगा, बराबर। मार्क्स के अकॉर्डिंग जाना। देन एक्सप्लेन द टर्म्स वर्कशीट इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर उसके टर्म्स किस तरीके से होते हैं। सो ये मैंने अपने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, अपने ओन वर्ड्स में, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। It is a collection of cells organized in rows and columns. It is the working surface you interact with to enter data. Each worksheet contains 10,448,576 rows and 16,384 columns and serves as a giant table that allows you to organize in information. Correct? Then साथ ही साथ बराबर इतना ही पूछा, 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग है, तो एडिशनल आपको अगर लिखना हो तो और लिख सकते हो, बट मीनिंगफुल होना चाहिए। देन व्हाट आर ग्राफ चार्ट्स, एक्सप्लेन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट। स्लैश है, आइदर वो या ये, लेकिन दोनों आपको बताना होगा, ठीक है। चलिए पेज नंबर बता दिया पे, पेज नंबर मॉड्यूल नंबर 7 आपका ग्राफ एंड चार्ट का जो हमारा चैप्टर है, उसके अंदर पेज नंबर 157 पे आपको सारी चीजें इसकी मिल जाएगी। मॉड्यूल डायग्राम, चार्ट एंड ग्राफ के रिगार्डिंग डेफिनेशन एंड उसके एडवांटेज जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। याद रखना 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर पूछा गया है, इट डजंट मीन कि 2 बोले तो सर वो छोटे-छोटे 1 के 2 लाइन के हो जाएंगे, तो मार्क्स भी 1 या 2 लाइन के मिलेंगे भी, है ना। 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग है तो आपको उतने होना ही चाहिए, आपका कंटेंट इतना होना चाहिए मिनिमम, कम से कम एटलीस्ट 10 से 15 लाइन तक तो आना ही चाहिए। 5 मार्क्स का है, आप लोग 12th स्टैंडर्ड में, सो इतना तो होना ही चाहिए। देन हाउ इज फंक्शन कैलकुलेट स्टेट द स्टेप्स, सेम इसके रिगार्डिंग बता दिया। मॉड्यूल 7 में पेज नंबर 110 के अंदर आपको इसके सारे स्टेप्स दिए हुए, एंड याद रखना जब भी स्टेप्स की बात आए तो स्टेप बाय स्टेप आप नंबरिंग देना, उस नंबर से पता चलेगा कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप अकॉर्डिंग, है ना। एंड देन जब टास्क कंप्लीट हो जाता है, लास्ट में लिख दो आइदर टास्क कंप्लीट और कंप्लीटेड। लास्ट आ जाते हैं, बेसिक पे इज द नॉट टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी, देयर आर सो मेनी अदर अमाउंट्स दैट आर टू बी एडेड इन दिस, नेम एंड एक्सप्लेन दोस अमाउंट। सैलरी के रिगार्डिंग बताया गया, देखिए कौन सी चीजें आ जाती है सैलरी के अंदर, आपको अलाउंस मिल जाते हैं, कितनी ही सारी चीजें इसके अंदर। सो ये चीजें मॉड्यूल 7 के अंदर पेज नंबर 137 में ब्रीफली आपको दी हुई है, बराबर। वे ऑफ पूरा प्रेजेंटेशन है, बताया गया कि सैलरी के अंदर क्या क्या आता है, बेसिक सैलरी आती है, फिर उसका इंसेंटिव आता है, आगे की सारी चीजें करके तब जाके एक टोटल सैलरी मिलती है, डियरनेस अलाउंस मिलता है आपको, बराबर। सो देखिए
यहां पर आपका टोटल पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना, विद इन टाइम। अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करी और वे ऑफ राइटिंग आपने लिखी तो इजीली आप लोग यहां पर मोर देन 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, बराबर। सो अकाउंट्स का पेपर ऐसा ही है और ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना अगर आपको चाहिए हो तो, एंड हो सके तो पेपर सॉल्व करो जितने हो सके, ठीक है। चलिए